गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग साइंस का ये चैप्टर पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। पिछले क्लासेस में हम लोग कॉटन के बारे में पढ़े थे कि कॉटन हम लोग का कंट्री का सबसे इंडस्ट्रियल क्रॉप है। ठीक है, तो पिछले वीडियो कॉटन के बारे में था। आज हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट, ठीक है। देखो कॉटन क्या है, जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कॉटन के बारे में, तो कॉटन सबसे इंडस्ट्रियल क्रॉप था। कॉटन हम लोग का कंट्री का सबसे इंडस्ट्रियल क्रॉप है। ठीक है, कॉटन के बाद ही जो आता है इंडस्ट्रियल क्रॉप वो है जूट। ठीक है, जूट तुम्हारा क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर है आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद पहले कॉटन आएगा इंडस्ट्रियल क्रॉप, उसके बाद ही आता है जूट। मतलब ये सेकेंड मोस्ट इंडस्ट्रियल क्रॉप है आफ्टर कॉटन। ठीक है, तो जूट क्या है, जूट इज द मोस्ट extensively jute is the most extensively used fiber next to cotton. jute is the most extensively used fiber next to cotton. cotton के बाद ही ये सबसे ज़्यादा extensively used fiber है आफ्टर कॉटन। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से मिलता है, ओरिजिन कहाँ है जूट का, हम लोग का मिलता कहाँ से है जूट। देखो जूट प्लांट से मिलता है, जूट ऑब्वियसली जूट प्लांट से मिलता है, लेकिन उस प्लांट का एक नाम है, उस प्लांट का नाम है पुटसन। प्लांट का नाम है पुटसन। ठीक है, कौन सा प्लांट है, पुटसन। ये प्लांट का नेम है, ये एक जूट प्लांट है पुटसन, PUTSON, पुटसन। ये जूट का प्लांट है, इस प्लांट को पुटसन बोला जाता है। उस प्लांट का स्टेम से हम लोगों को जूट मिलता है। इस प्लांट का जो स्टेम है उस स्टेम से हम लोगों को जूट मिलता है। ठीक है, तो ऑरिजिन हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखो कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड, क्या बोला जाता है, पुटसन। पुटसन, इस पुटसन प्लांट का स्टेम से जूट मिलता है। तो पुटसन बेसिकली क्या है, जूट प्लांट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में ये जूट मेनली कहाँ उगता है, कहाँ मेनली हम लोग को जूट मिलता है। ठीक है, तो लोकेशन पढ़ेंगे कि मेनली जूट हम लोग को कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। देखो मेनली तीनों स्टेट है, मेनली उस तीनों स्टेट में हम लोग को ये जूट मेनली ग्रो करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जूट इज मेनली ग्रोन, जूट इज मेनली ग्रोन इन, कौन सा वाला स्टेट है, पहला है वेस्ट बंगाल, मतलब हम लोगों का स्टेट वेस्ट बंगाल, ये पहले आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेट है आसाम। ठीक है, और तीसरा स्टेट है बिहार। ये तीनों स्टेट है, तीनों स्टेट में जूट सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे जूट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे जूट मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स मतलब जूट फाइबर हम लोगों को कैसे मिलेगा। फाइबर्स मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग जूट फाइबर्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जूट फाइबर्स हम लोगों को कैसे मिलेगा, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये जो जूट फाइबर है ये मिलता कहाँ से है, जूट प्लांट का स्टेम से हम लोगों को मिलेगा। जूट प्लांट का नाम है पुटसन। इस पुटसन प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम से हम लोगों को मिलेगा। मतलब क्या, पहले उसको काटना पड़ेगा स्टेम को। ठीक है, जब ये जूट प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है, मतलब फ्लावर होता है जूट प्लांट में, उस फ्लावरिंग स्टेज में जूट प्लांट को पहले कट किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा प्लांट को। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेप है। बहुत सारा स्टेप है एक्सट्रैक्शन करने के लिए जूट फाइबर को, तो स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप्स हम बोलेंगे, उस स्टेप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, जो जूट प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, उस फ्लावरिंग स्टेज में जूट प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम को कट किया जाता है, निकाला जाता है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जूट प्लांट्स आर कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में जूट प्लांट को कट किया जाएगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो तुम्हें जो तुम कट किए जूट प्लांट्स को, जो कट किए फ्लावरिंग स्टेज में, वो प्लांट्स क्या पहले ग्रुप किया जाता है, मतलब एक साथ बहुत सारे प्लांट्स एक जगह रख के उसको ग्रुप किया जाता है और डिफरेंट प्लेस में उसको फील्ड में तुम क्या करोगे, उगाओगे। ठीक है, जब उसका पत्ता सूख जाएगा और उसका पत्ता सूख जाएगा तब उसको तुम निकाल लोगे। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है ऐसे जैसे तुम पहले स्टेप में क्या पढ़े, जूट प्लांट्स को कट करना होगा, फ्लावरिंग स्टेज में जूट प्लांट्स को कट करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो वो जो तुम जूट प्लांट्स को कट किए उसको ग्रुप करना पड़ेगा। बहुत सारा जूट प्लांट्स तुम कट करोगे, करके एक साथ सबको ग्रुप करोगे और उसको जहाँ पे तुम उगाओगे फील्ड में डिफरेंट प्लेसेस में उसको कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दोगे। ठीक, और जब उसका पत्ता सूख जाएगा और इजीली वो क्या होगा, पत्ता गिर जाएगा मिट्टी पे, जब सूख जाएगा पत्ता इजीली गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड स्टेप। तो ग्रुप करके उसको फील्ड में जहाँ पे तुम उगाओगे उसको प्लेस करना पड़ेगा, जब तक ना पत्ता सूख जाके गिर जाए मिट्टी पे तब तक उसको वहीं पे छोड़ देना होगा। जब पत्ता सूख जाएगा तब उसको तुम वहाँ से निकाल लोगे। तो ये सेकंड स्टेप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में, द कट प्लांट्स, जो तुम निकाले हो, जो कट किए हो फ्लावरिंग स्टेज में, जो जूट प्लांट्स कट किए थे, वो कट प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। द कट प्लांट्स आर ग्रुप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस in the fields for few days when most of the leaves dry up and fall down, जब तक मैक्सिमम लीव्स सूख के ना गिर जाए तब तक उस कट प्लांट्स को तुमको वहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा, फील्ड्स में छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये था तुम्हारा सेकंड स्टेप। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जब पत्ता सूख जाएगा और गिर जाएगा तब उस प्लांट्स को तुम क्या फील्ड से निकाल लोगे। ठीक है, और उसको एक साथ स्मॉल बंडल्स में उसको बांधोगे, मतलब बहुत सारा प्लांट्स को एक साथ कलेक्ट करके उसको रोप से या किसी धागे से उसको एक साथ टाई करोगे, मतलब बांधोगे, टाई करोगे। ठीक है, क्या बोले कि जब ये प्लांट जो पत्ता है, तो ये पत्ता सूख जाएगा तब उस प्लांट्स को तुम फील्ड से निकाल लोगे। बहुत सारा प्लांट्स एक साथ फील्ड से निकालोगे और उस बहुत सारा प्लांट्स को एक बंडल की तरह टाई करोगे। ठीक है, अच्छा तो ये था तुम्हारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, प्लांट्स आर टाइड into small bundles. Plants are tied into small bundles, मतलब बहुत सारा जो प्लांट्स तुम फील्ड से निकालोगे पत्ता सूख जाने के बाद उसको एक बंडल की तरह बहुत सारा प्लांट्स मिला के एक बंडल होगा, उस बंडल को टाई करोगे, बांधोगे ठीक से। ठीक है, अच्छा ये था थर्ड स्टेप। अच्छा उसके बाद क्या मिला मुझे, बहुत सारा प्लांट्स मिलके क्या स्मॉल बंडल्स मिला। उस बंडल्स को तुम क्या करोगे, वाटर में कुछ देर तक या कुछ दिनों तक उसको कुछ वाटर में या फिर पॉन्ड में उसको मतलब सिंक करके रखोगे, भिगाओगे। वो जो बंडल्स में मिलेगा ना, इस बंडल्स को तुम वाटर में या किसी पॉन्ड में कुछ दिनों के लिए उसको भिगा के रखोगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग। इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोला जाता है रेटिंग। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है रेटिंग, RETTING, रेटिंग। ये रेटिंग क्या है, रेटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ये प्लांट बंडल्स को तुम वाटर में या किसी पॉन्ड में कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे भिगा के रखोगे। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम है रेटिंग। ये तुम्हारा फोर्थ स्टेप है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो बंडल्स मुझे मिला था, द बंडल्स आर मेड टू सिंक in stagnant water, are made to sink in stagnant water of pond for few days, for few few days। ठीक है, ये ए है। ठीक है, ARE, मतलब जो बंडल्स में मिला है वो तुम पॉन्ड में वाटर में
पॉन्ड का जो वाटर है, वाटर में कुछ दिन के लिए उसको भिगा के रखोगे। उस प्रोसेस का नाम है तुम्हारा रेटिंग। ये तुम्हारा 4th स्टेप है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 स्टेप क्या होगा? फाइबर को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइबर को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो बंडल्स तुम कुछ दिनों के लिए पॉन्ड में भिगा के रखे ना, फॉर फ्यू डेज, ये जो बंडल्स तुम्हें मिला था कुछ दिनों के लिए पानी में उसको भिगा के तुम रखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों बाद उस बंडल्स को तुम निकालोगे और एक एक करके बंडल्स को सेपरेट करोगे, ठीक है। उसी प्रोसेस का नाम तुम्हारा रेटिंग था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द बंडल्स आर मेड टू सिंक इन स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो, इसी के साथ ऐड कर लो, व्हेन द गमी स्किन रॉट्स, GUMMY, ठीक है, GUMMY, when the gummy skin rots out to separate fibers, out to separate fibers, इस प्रोसेस का ही नाम है रेटिंग, ठीक है। मतलब भिगाने के बाद एक एक बंडल्स को तुम कैसे करोगे, ऐसे निकालोगे, सेपरेट करोगे, क्योंकि बंडल्स मतलब क्या, बहुत सारा प्लांट्स था। जब तुम कट किए थे प्लांट्स को, वो क्या बहुत सारा एक साथ था, एक साथ बहुत सारा प्लांट्स मिलकर बंडल था। बंडल को तुम भिगाए थे पानी में, उसके बाद क्या, कुछ दिन भिगाने के बाद उसको तुम एक एक करके सेपरेट करोगे, ठीक है। उसी प्रोसेस का नाम है रेटिंग, ठीक है। अच्छा, 5वां वाला स्टेप क्या है, देखो ये एक पॉइंट में हम डाल दिए, ठीक है। 5वां नंबर 5th स्टेप क्या है, अब देखो जो तुम बंडल को क्या भिगाने के बाद एक एक करके फाइबर को निकालोगे, ठीक है, मतलब फाइबर एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उस फाइबर को जब तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जूट बोलेंगे, क्योंकि वो जो एक्सट्रैक्ट किए तुम ना, वही तुम्हारा जूट है। मतलब जो तुम फाइबर एक्सट्रैक्ट किए भिगाने के बाद एक एक करके, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जूट बोलेंगे। तो हम लोग 5th पॉइंट क्या लिखेंगे, फाइबर्स, FIBRE, फाइबर। देखो यहाँ पे लिख रहे जगह कम है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ गया। देखो यहाँ पे 5th पॉइंट क्या होगा, फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेटेड जूट बाय हैंड, मतलब हाथों से तुम फाइबर को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। थोड़ा सा जर्क करोगे, थोड़ा सा खींचोगे ऐसे करके तो निकाल जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, बाय हैंड विथ जर्क्स एंड पुल्स, थोड़ा सा खींचोगे, थोड़ा सा पुश करोगे उस फाइबर को, तो वो अलग हो जाएगा बंडल से, और जो तुम्हें मिलेगा हाथों में वही तुम्हारा जूट है। तो इस तरीके से फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जूट प्लांट से। तो ये स्टेप है, ये तुम्हें बुक में इतना डिटेल्स में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये लिख लोगे, क्योंकि ये एकदम डिटेल्स में हम तुमको बता दिए, बुक में इतना डिटेल्स में मिलेगा नहीं, ठीक है। समझ में आया बात? अच्छा, तो ये हो गया कैसे हम लोग को जूट मिलेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूट फाइबर। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जूट तो मिल गया, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे ये यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ जूट, यूजेस ऑफ जूट। ये जूट यूज़ क्या करेंगे, कहाँ पे यूज़ होता है। देखो जूट मैक्सिमम यूज़ होता है बैग्स बनाने के लिए, जैसे गनी बैग्स हो गया, पोटैटो सैक्स हो गया, थैले, जो थैले मार्केट में लेके जाते हैं ना थैले, वो थैले तुम्हारा ये जूट का बना होता है। उसके बाद बैग्स हो गया, कार्टन्स हो गया, ठीक है, क्लॉथ्स हो गया, रोप्स हो गया, सब में क्या जूट का यूज़ है, ठीक है, बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो 1 नंबर यूज़ हम लोग क्या लिखेंगे, जूट इज एक्सटेंसिवली used for making gunny bags, for making gunny bags, potato sacks, ठीक है, कारपेट्स, उसके बाद मान लो रोप्स, ठीक है, कार्टन्स, ये सब हो गया। उसके बाद क्लॉथ्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब में क्या जूट का यूज़ है। समझ में आ रहा? तो ये मैक्सिमम यूज़ होता है जूट्स का, यही मेन यूज़ है।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जूट का यूजेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जूट के लिए कैसा वेदर का ज़रूरत है, किस तरीके का वेदर होना चाहिए जूट प्लांट को उगाने के लिए। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लाइमेट पढ़ेंगे कि कैसा क्लाइमेट, कैसा वेदर का ज़रूरत है। देखो, जूट प्लांट उगाने के लिए मैक्सिमम जो क्लाइमेट का ज़रूरत है वह वार्म क्लाइमेट। ठीक है, वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे जिस जगह क्लाइमेट वार्म होगा उतना ठंडा नहीं होगा और उतना गर्म भी नहीं होगा, मेंटेन होगा, थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा। ठीक है, उस एरिया पे क्या, उस वेदर कंडीशन में जूट प्लांट बहुत अच्छा उगेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट को कैसा होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। वार्म क्लाइमेट अगर वार्म होगा तो जूट प्लांट बहुत अच्छे से उगेगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोग का कंट्री में दोनों ये जो प्लांट फाइबर हम लोग पढ़े कि कॉटन और अभी जो जूट पढ़े, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मैक्सिमम यही यूज़ होता है। तो जूट का जैसे अभी हम लोग पढ़े कि गनी बैग्स, पोटैटो सैक्स, कारपेट्स में, रोप्स में, ये सब वगैरह में जूट यूज़ होता है। तो क्लॉथ में भी यूज़ होता है, क्लॉथ्स वगैरह में भी जूट का यूज़ है। ठीक है, तो ये जो क्लॉथ मेकिंग है कि कैसे क्लॉथ प्रिपेयर किया जाता है, कैसे क्लॉथ बनाया जाता है जूट से या कॉटन से, वो 3 स्टेज में होता है। ठीक है, जो क्लॉथ मेकिंग होता है वो 3 स्टेज में होता है, डेवलप होता है। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे कि क्लॉथ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि कॉटन से भी क्लॉथ होता है, जूट से भी होता है। तो क्लॉथ जो प्रिपेयर होता है, जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्लॉथ मेकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉथ मेकिंग ये 3 स्टेज में होता है। क्लॉथ मेकिंग वाज डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में क्लॉथ डेवलप किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या है, पहले प्लांट फाइबर से क्लॉथ प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट स्टेज वाज मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर से पहले स्टेज में क्लॉथ प्रिपेयर किया जाता है। ये पहले स्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, फर्स्ट स्टेज वाज ये W है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज वाज मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। फर्स्ट स्टेज वाज मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। पहले प्लांट फाइबर्स में से क्लॉथ बनाया जाता था, ये पहले स्टेज में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लांट फाइबर छोड़ के एनिमल फाइबर से क्लॉथ बनने लगा। प्लांट फाइबर को छोड़ के सेकेंड स्टेज में जब धीरे धीरे और डेवलप हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या, प्लांट फाइबर छोड़ के एनिमल फाइबर से क्लॉथ बनने लगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज क्या होगा, सेकेंड स्टेज वाज, और इसको इस तरीके से लिखो, सेकेंड स्टेज बिगेन शुरू हुआ कब, विद द यूज ऑफ एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर छोड़ के जब एनिमल फाइबर्स को यूज़ किया गया क्लॉथ मेकिंग के लिए, तब वो तुम्हारा क्या, वहाँ से सेकेंड स्टेज शुरू हुआ। मतलब क्या, प्लांट फाइबर में से भी क्लॉथ प्रिपेयर किया जाता था, और उसके बाद एनिमल फाइबर में से भी क्लॉथ प्रिपेयर किया जाता था। ठीक है, जब प्लांट फाइबर से प्रिपेयर किया जाता था वो फर्स्ट स्टेज था, जब प्लांट फाइबर छोड़ के एनिमल फाइबर से प्रिपेयर किया जाता था तब वो सेकेंड स्टेज था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आया, उसके बाद थर्ड स्टेज आया। थर्ड स्टेज में क्या होता था कि मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर, मतलब क्या, प्लांट फाइबर भी यूज़ नहीं होगा, एनिमल फाइबर भी यूज़ नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स मतलब आदमी या हम लोग क्या करते थे, खुद के यूज़ के तरह जैसे यूज़ होगा उस तरीके से हम लोग फाइबर बनाते थे। इसलिए इसको बोला जाता है मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे क्या, ना तो एनिमल फाइबर का यूज़ होगा ना तो प्लांट फाइबर का यूज़ होगा। यहाँ पे हम लोग खुद के लिए फाइबर बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, जिसमें एनिमल फाइबर भी नहीं होगा और प्लांट फाइबर भी नहीं होगा, किसी दूसरे चीज़ से हम लोग बनाएंगे अपने यूज़ के हिसाब से। उसको बोला जाएगा मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो ये जब डेवलप हुआ तब उसको हम लोग बोलते थे क्या, थर्ड स्टेज। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, थर्ड स्टेज। ये कब शुरू हुआ, थर्ड स्टेज began with the development of
with the development of man-made और synthetic fibers, man-made और synthetic fibers, ठीक है। जब सिंथेटिक फाइबर्स या मैन-मेड फाइबर्स डेवलप हुआ उसी टाइम से थर्ड स्टेज शुरू हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या था, प्लांट फाइबर से क्लॉथ मेकिंग। सेकेंड स्टेज कब शुरू हुआ, एनिमल फाइबर्स का जब यूज़ होने लगा। थर्ड स्टेज कब डेवलप हुआ, जब सिंथेटिक फाइबर और मैन-मेड फाइबर यूज़ होने लगा, तब वो होगा थर्ड स्टेज, ठीक है। तो इन तीनों स्टेज पढ़ना पड़ेगा क्लॉथ डेवलपमेंट का, ये तीनों स्टेज है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग, किस तरीके के कपड़े कब पहना जाता है, ठीक है। हम लोग कब किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग्स, टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग्स मतलब कौन से सीज़न में कौन से टाइम में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मतलब क्या, हम लोग जो पहनते हैं, वो जो कपड़ा पहनते हैं ना, हम लोग जो क्लॉथ वगैरह हम लोग पहनते हैं, वो मेनली किस चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बोलो तो। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हम लोग किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। तो जैसा मान लो अगर तुम अभी किसी बहुत ठंडे जगह में अगर रहते हो, मान लो तुम दार्जिलिंग में रहते हो, ठीक है, तो क्या जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे तुम क्या नॉर्मल ड्रेस थोड़ी पहनोगे, क्योंकि वो जगह बहुत ठंड है। साल में लगभग हर दिन ही ठंड रहता है वहाँ पे, गर्म होने का तो कोई चांसेस नहीं है। मतलब तुम क्या वहाँ पे स्वेटर वगैरह पहनोगे, जैकेट्स वगैरह पहनोगे, जो चीज़ तुमको गर्म रखेगा, जो कपड़ा तुम्हें गर्म रखेगा, वही चीज़ तुम पहनोगे, क्योंकि वो बहुत ठंडी जगह है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर तुम नॉर्मल ऐसे जगह में रहोगे जहाँ पे वेदर क्या हमेशा ठंड भी नहीं रहता है, हमेशा गर्म भी नहीं रहता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम क्या पहनोगे, हर वक्त स्वेटर थोड़ी ना पहनोगे। जब ठंड आएगा तब स्वेटर पहनोगे, जब ठंड आएगा तब जैकेट पहनोगे, और जब गर्मी लगेगा तब क्या नॉर्मल कपड़े पहनोगे। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है तुम किस एरिया में हो, किस जगह पे हो, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ठीक है, उस जगह का कल्चर कैसा है, कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है जहाँ तुम रहते हो। अगर मान लो तुम किसी विलेज में रहते हो, एकदम विलेज एरिया में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँचा है इतना, मतलब तुमको सुविधाएं नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम विलेज एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे उसका कल्चर अलग है, वहाँ पे तुम्हारा ड्रेसेस भी अलग होगा। और अगर तुम एकदम मॉडर्न सिटी में रहते हो, मॉडर्न किसी जगह पे बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे तुम्हारा कल्चर अलग है, उस हिसाब से तुम्हारा क्या ड्रेसेस भी अलग होगा। मतलब क्या डिपेंड करता है हम क्या क्लॉथिंग्स जो कपड़ा पहनेंगे, वो डिपेंड करता है मेनली तुम किस एरिया में रहते हो, उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, उस एरिया का कल्चर क्या है, इसके ऊपर, ठीक है। तो मेनली हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम जो एरिया में रहते हो, जो जगह पे रहते हो, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस जगह कल्चर क्या होगा, कल्चर क्या है, ठीक है। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन, मतलब काम क्या करते हो, ठीक है। अगर मान लो बहुत अच्छा नौकरी है या कमाई बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से तुम्हारा क्या ड्रेसेस होगा, उतना महंगी ड्रेसेस तुम यूज़ करोगे। और अगर कमाई उतना अच्छा नहीं है, ऐसे हो जाता है, एवरेज इनकम है, तो क्या उस हिसाब से तुम्हारा ड्रेसेस भी उस हिसाब से तुम पहनोगे, इतना महंगा ड्रेस थोड़ी ना पहन पाओगे। इसलिए ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई क्लॉथिंग इज़ नेसेसरी, क्लॉथिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। क्लॉथिंग इज़ नेसेसरी, क्यों क्लॉथिंग इतना इम्पॉर्टेंट है। क्लॉथिंग इस ये एच है, ठीक है। क्लॉथिंग इज़ necessary for the following reasons, for the following reasons। देखो क्लॉथिंग क्यों नेसेसरी है। पहली बात तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, विंड से, बारिश से, वेदर से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है पहला रीज़न, क्योंकि क्लॉथिंग यूज़ करने का। क्लॉथिंग क्यों नेसेसरी है, देखो it protects us from wind and weather, wind और वेदर से हम लोग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरी,
अगर कहीं पे तुम गिर जाओगे मान लो या गिर गए, ठीक है, तो अगर तुम क्लॉथिंग अगर है, क्लॉथिंग अगर ड्रेसेस अगर बहुत अच्छी तरीके से एकदम ड्रेस पहने होगे तो क्या होगा, जगह ज़्यादा चोट नहीं लगेगा तुमको। मान लो अगर तुम जीन्स पहन के निकले घर से, ठीक है, अगर कहीं पे बाई चांस तुम गिर जाओगे या साइकिल चला रहे हो गिर गए तो तुम्हारा क्या बॉडी डायरेक्टली क्या कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, बॉडी और जहाँ पे गिरोगे उसके बीच में तुम्हारा क्या जीन्स आ जाएगा। और जीन्स ऐसे ही बहुत थिक होता है, कपड़ा बहुत ही मोटा होता है, उतना पतला नहीं होता है, तो क्या तुम्हें दर्द कम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली तुम्हारा बॉडी तो मिट्टी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर तुम मिट्टी के ऊपर गिर भी गए तो मिट्टी से तुम्हारा बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम जीन्स पहने हो। मतलब क्या, जीन्स तो मोटा होता है ना, तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा लगेगा क्या जीन्स के ऊपर से जाएगा, तुम्हारा बॉडी उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या, ये समहट हम लोगों को क्या इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट्स us from इंजरी, ठीक है। अच्छा, और क्या करता है, हम लोग का जो बॉडी हीट भी मेंटेन करता है। हम लोग का बॉडी का जो हीट है वो हीट भी वो मेंटेन करता है। क्या लिखेंगे, इट मेंटेन्स द बॉडी हीट। देखो बॉडी हीट कैसे मेंटेन करता है, देखो जब हम लोग को HEAT, ठीक है, इसका स्पेलिंग है हीट का स्पेलिंग है HEAT, बॉडी हीट भी मेंटेन करता है। देखो जैसे बहुत ठंडी अगर वेदर है तो ठंडी वेदर में हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। जो चीज़ हम लोगों को गर्म रखता है, जो कपड़ा गर्म कपड़ा है, हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गर्म कपड़े से हम लोगों का बॉडी क्या एकदम गर्म रहता है। मतलब क्या, वो बॉडी का जो नॉर्मल हीट है उस हीट को मेंटेन करता है, इसलिए तुम इतना मतलब कंफर्टेबल रहते हो। अगर जैकेट्स वगैरह स्वेटर्स वगैरह नहीं पहनोगे ठंडे एरिया, अगर जैकेट्स वगैरह स्वेटर वगैरह तुम नहीं पहनोगे ठंडे एरिया में तो तुम्हें क्या बुखार आ जाएगा, ठंड लग जाएगा। इसलिए क्या तुम्हें ठंडे एरिया में क्या जैकेट्स स्वेटर्स या गर्म कपड़ा, कोई भी गर्म कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम क्या एकदम कंफर्टेबल रह सको, ठीक है। मतलब क्या, बॉडी हीट भी क्लॉथिंग्स मेंटेन करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा ठीक है, तो देखो ये जो हम लोग क्लॉथिंग पढ़ी, ये क्लॉथिंग इसीलिए नेसेसरी है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, क्लॉथिंग, ये जो कपड़ा है, कपड़ा मेनली किससे बनता है, फाइबर से बनता है ना। और फाइबर हम लोग को मिलता कहाँ से, जूट से मिलता है, जूट प्लांट से फाइबर मिलता है, कॉटन से मिलता है फाइबर, ठीक है। तो मेनली जो क्लॉथ है ये मेनली किससे बनता है, थ्रेड से बनता है, मतलब फाइबर से बनता है, धागा इससे बनता है। और वो धागा मिलता कहाँ से, हम लोगों को जूट से मिलेगा, क्लॉथिंग से मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसको पढ़ना पड़ेगा कि जितना भी फाइबर्स है, हर एक फाइबर्स तुम्हारा क्लॉथ मेकिंग के लिए सुइटेबल नहीं है। हर एक फाइबर से, हर एक धागे से तुम क्या कपड़ा नहीं बना पाओगे, ठीक है। जैसे जूट फाइबर, इससे तुम कपड़ा बना सकते हो, ठीक है। कॉटन प्लांट है, कॉटन फाइबर, उससे तुम कपड़ा बना सकते हो, क्लॉथ प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कोकोनट फाइबर का, कोकोनट फाइबर नारियल का जो फाइबर है, नारियल से जो हम लोग को फाइबर मिलता है, इससे तुम क्लॉथ नहीं बना पाओगे, क्योंकि यह बहुत ही रफ होता है। ये कोकोनट से हम लोग को जो फाइबर मिलेगा उसका नाम है कोकोनट फाइबर। और कोकोनट फाइबर क्या है, बहुत ही रफ है, इसीलिए कोकोनट फाइबर से तुम कोई भी कपड़ा नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये कोकोनट फाइबर बहुत ही रफ होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इससे अगर तुम कपड़ा बनाओगे और उसको पहनोगे तो उतना तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत रफ है तो, और बहुत ही हार्ड है, ठीक है। इसीलिए ये कोकोनट फाइबर हम लोग कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर मेकिंग रोप्स, फॉर मेकिंग रोप्स वगैरह बनाने में ये कोकोनट फाइबर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रफ है, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। अच्छा, मैट्रेस भी यूज़ होता है, अगर मैट्रेस बिस्तर, ठीक है, मैट्रेस बनाने में भी यूज़ होता है ये कोकोनट फाइबर। मतलब जितना भी फाइबर्स है जो हम लोगों को मिलता है, हर एक फाइबर्स क्या क्लॉथ मेकिंग में यूज़ नहीं होता है, क्लॉथ मेकिंग के सुइटेबल नहीं है। कुछ कुछ सुइटेबल है, कुछ कुछ सुइटेबल नहीं है, उसका दूसरा यूज़ भी है, उस फाइबर को हम लोग दूसरे काज में भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कॉटन का जो फाइबर है, उसके बाद ऊल वगैरह हो गया, जिससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं, वो जो फाइबर है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लॉन्ग है, इसीलिए उसको तुम यूज़ कर सकते हो क्लॉथ मेकिंग में। क्योंकि अगर तुम कपड़ा जो पहनोगे वो क्या सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर सॉफ्ट होगा तो तुम्हें पहनने में क्या कंफर्टेबल होगा, और अगर रफ होगा तो पहनने में क्या उतना कंफर्टेबल नहीं रहोगे तुम, है ना। इसीलिए क्या, जो कॉटन से हम लोग को जो फाइबर मिलता है, जूट से हम लोग को जो फाइबर मिलता है, जो ऊल वगैरह होता है, जिससे हम लोग क्या
वो स्वेटर या जैकेट्स वगैरह बनाया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए क्लॉथ मेकिंग में वो सब फाइबर यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया जूट्स के बारे में। पिछले दिन हम लोग कॉटन पढ़े थे, आज हम लोग जूट्स पढ़े। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो कुछ कुछ टर्म है जिसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहला वाला टर्म आएगा कॉटन ऊल। ये क्या है? कॉटन ऊल। कॉटन ऊल क्या है? देखो, जो कॉटन फाइबर है ना, उस कॉटन फाइबर को अगर तुम बंडल में, उसको एक साथ बंडल में अगर रखोगे तो वो बंडल को हम लोग बोलेंगे कॉटन ऊल। जो कॉटन फाइबर हम लोगों को मिलता है कॉटन से, उस कॉटन फाइबर्स को अगर तुम बंडल में रखोगे एक साथ बहुत सारा, उस बंडल को बोला जाता है कॉटन ऊल। ठीक है, इसको एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्बेंट की तरह जैसे कि पिलोज़ में हो गया, उसके बाद क्विल्ट्स में हो गया, जैकेट्स में हो गया, यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉटन ऊल क्या है? द लम्प्स ऑफ कॉटन फाइबर्स, the lumps of cotton fibers are called cotton wool. The lumps of cotton fibers are called cotton wool. ये कहाँ पे यूज होता है? It can be used as absorbent, ठीक है, quilts, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे यूज़ होता है? पिलोज एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे यूज़ होता है कॉटन ऊल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिक। देखो फैब्रिक क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर तो पढ़ लिए। फैब्रिक क्या है? देखो फैब्रिक मतलब क्या, जो फाइबर वगैरह होता है उसको टाई किया जाता है, ठीक है, मशीन से या फिर मैनुअली। उसके बाद उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो फाइबर हम लोग पढ़ रहे थे, वो फाइबर को क्या तुम टाई करोगे या एक के साथ और एक तो फाइबर जोड़ोगे। मैनुअली भी कर सकते हो, मशीन में भी कर सकते हो, और हर एक जो फाइबर है एक के साथ एक जुड़ के फैब्रिक में कन्वर्ट होगा। मतलब फैब्रिक मतलब क्या, बहुत सारा फाइबर है जिसको मशीन में या मैनुअली जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फाइबर्स कैन बी ओवन और नीटेड। इस ओवन और नीटेड मतलब क्या, उसको टाई करना, एक के साथ एक जोड़ना, मैनुअली और बाय मशीन्स। मैनुअली कर सकते हो या मशीन से भी कर सकते हो। ठीक है, इनटू फैब्रिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है निटिंग। ये निटिंग क्या है, ये टर्म को जानना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, कि निटिंग है क्या, फैब्रिक कॉटन वूल है क्या। निटिंग मतलब क्या है, फैब्रिक अगर ये एक प्रोसेस है, निटिंग मतलब एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यम। यम मतलब क्या, यम, इस टर्म को जानना पड़ेगा। ये यम मतलब क्या है, यम मतलब क्या, बहुत सारा फैब्रिक। एक मतलब अगर बहुत सारा फैब्रिक एक साथ तुम कलेक्ट करोगे तो उस कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, यम। ठीक है, बहुत सारा अगर फैब्रिक तुम एक साथ कलेक्ट करोगे उस कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यम बोलेंगे। मतलब ये जो फैब्रिक तुम प्रिपेयर करोगे, यम से अगर प्रिपेयर किए हो, एक सिंगल यम से अगर प्रिपेयर किए हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है निटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यम, YAM। एक सिंगल यम से जो फैब्रिक बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है निटिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब क्या है, ठीक है, फैब्रिक से अगर तुम यम बनाओगे उस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। क्या बोले, फैब्रिक से अगर तुम यम बनाओगे उस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। क्या बोले, लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ
मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से अगर तुम यम बनाओगे, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं वीविंग। देखो वीविंग क्या है? वीविंग क्या है? दो सेट ऑफ यम, मतलब दो सेट्स ऑफ यम को अगर तुम एक साथ जोड़ोगे और एक क्लॉथ प्रिपेयर करोगे, उसको बोलेंगे वीविंग। मतलब क्या हुआ? दो सेट ऑफ यम, ठीक है, दो सेट ऑफ यम को अगर तुम एक साथ जोड़ोगे, जोड़ के एक क्लॉथ बनाओगे, एक कपड़ा बनाओगे, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स of yam together the process of arranging two sets of yam together to make a cloth is called वीविंग। ठीक है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा कि कॉटन वूल क्या है, फैब्रिक क्या है, नीटिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, वीविंग क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ और एक तो क्लास लगेगा ख़त्म होने में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।